अस्सलाम वालेकुम। होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। जैसा कि हमने एवरीडे साइंस के जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं उनकी सीरीज़ स्टार्ट की है, सो ये आज उसका दूसरा लेक्चर है। ठीक है, सो वीडियो कंप्लीट देखिएगा। एट द एंड आपके 50+ एमसीक्यूज़ जो हैं वो इसी वीडियो से प्रिपेयर हो चुके होंगे, क्योंकि हम क्या करते हैं कि 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ लेते हैं और उनको डिटेल्स के साथ डिस्कस करते हैं। सो वीडियो एंड तक देखिएगा और आप अपने नोट्स भी इस वीडियो से बना सकते हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज़, विच क्वांटिटी इज़ नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। इनमें से कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जो कि वेक्टर क्वांटिटी नहीं है? द करेक्ट आंसर इज़ बी, यानी स्पीड जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। बाकी वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन ये तीनों वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। तो स्पीड फिर कौन सी क्वांटिटी है? तो ये मैं आपको बता दूं, स्पीड जो है हमारे पास बेसिकली ये एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनका मैग्नीट्यूड भी होता है और जिनकी डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, जबकि जो स्केलर क्वांटिटीज़ हैं वो ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उनकी डायरेक्शन नहीं होती। ये चीज़ आपने याद रखनी है और ये बहुत दफ़ा एमसीक्यूज़ आ चुका है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़, हॉर्टिकल्चर इज़ द ग्रोथ ऑफ। करेक्ट आंसर इज़ बी, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। यानी फ्रूट्स और वेजिटेबल को जो ग्रो किया जाता है वो सारा प्रोसेस जो है उसको हॉर्टिकल्चर का नाम दिया जाता है। हॉर्टिकल्चर को उर्दू में बागबानी कहा जाता है। द सनलाइट कैन रीच अ डेप्थ ऑफ मीटर इन द ओशन। यानी ओशन के अंदर, समंदर के अंदर जो सनलाइट है वो कितनी गहराई तक जा सकती है? सो करेक्ट आंसर इज़ बी, 200 मीटर। स्पीड ऑफ साउंड मैक्सिमम इन, यानी इनमें से किसके अंदर जो आवाज़ की स्पीड है वो सबसे ज़्यादा होती है? करेक्ट आंसर इज़ सी, सॉलिड। अब ऐसा क्यों होता है कि सॉलिड के अंदर जो है वो स्पीड सबसे ज़्यादा क्यों है? सो इसका एक कॉन्सेप्ट है। बेसिकली जो गैसेस हैं ना, गैसेस के अंदर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा फासले पे होते हैं। यानी एक मॉलिक्यूल अगर यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, इस तरह करके मॉलिक्यूल्स के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्टेंस मौजूद होता है। ठीक है, सो इनको आपस में कोलाइड करने में, यानी आपस में इनकी जो कोलिजन होती है, आपस में जब इन्होंने टकराना होता है, इनको थोड़ा सा टाइम लग जाता है। इस वजह से गैसेस के अंदर जो स्पीड है साउंड की वो कम होती है। इसी तरह अगर हम लिक्विड्स की बात करें, अगर लिक्विड्स की बात करें तो लिक्विड्स के अंदर गैसेस के मॉलिक्यूल की निस्बत थोड़ा सा डिस्टेंस जो है वो कम होता है। यानी एक अगर मॉलिक्यूल यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, इस तरह करके। सो इनको भी थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन ये थोड़ा कम टाइम लेते हैं आपस में टकराने में। सो जब कोई चीज़ आपस में टकराएगी तभी उससे आवाज़ जो है वो प्रोड्यूस होगी। इसी वजह से लिक्विड्स के अंदर भी स्पीड जो है वो साउंड की कम होती है। लेकिन अगर हम बात करें सॉलिड्स की, तो सॉलिड्स जो हैं इनके अंदर मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्रेस होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं, बिल्कुल करीब करीब इस तरह करके होते हैं। सो जब वो आपस में टकराते हैं तो वाइब्रेशन होती है और इसी वजह से सॉलिड्स के अंदर जो स्पीड है साउंड की वो मैक्सिमम होती है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है जी, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। यानी बायोलॉजी की वो कौन सी ब्रांच है जिसमें हम बैक्टीरिया जो है उसकी स्टडी करते हैं? करेक्ट आंसर इज़ सी, माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, यानी इतना स्मॉल कि हम उसको अपनी आँख से नहीं देख सकते, बल्कि उस चीज़ को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और अगर हम बात करें ज़ूलॉजी की, तो ज़ूलॉजी का ज़ू का मतलब होता है एनिमल। ज़ू की जो टर्म है वो एनिमल के लिए यूज़ होती है और लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी, यानी किसी भी चीज़ को स्टडी करना। ठीक है, सो ज़ूलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ एनिमल। अगर हम बॉटनी की बात करें तो बॉटनी जो है इसमें सारे प्लांट्स की स्टडी की जाती है कि प्लांट्स अपनी खुराक किस तरह से लेते हैं, उनके अंदर ग्रोथ किस तरह से होती है, उनकी रिप्रोडक्शन किस तरह से होती है, किस किस किस्म के जो प्लांट्स हैं वो दुनिया में मौजूद हैं। सो इन सब की स्टडी जो है वो बॉटनी के अंदर की जाती है। और जेनेटिक्स की बात करें तो ये है जी स्टडी ऑफ जीन्स। जीन्स जो हैं वो आपको पता है कि हेरिडेटरी यूनिट है, यानी विरासती एक इकाई है। ठीक है,
जीन्स में हम ये देखते हैं कि जीन्स जो हैं वो माँ बाप से आगे औलाद के अंदर किस तरह से करैक्टरिस्टिक्स लेके जाते हैं, यानी पेरेंट्स की जो खसूसियात हैं वो आगे उनके बच्चों में किस तरह से मुंतकिल होती हैं। तो इन सब चीज़ों की स्टडी जो है वो जेनेटिक में की जाती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात कर लेते हैं कि अगर पेरेंट्स की आइज़ का कलर जो है वो ब्राउन है, तो आगे उनके जो बच्चे हैं उनकी आइज़ का कलर भी मोस्ट ऑफ़ द टाइम जो है वो क्या होता है, ब्राउन होता है। सो ये करैक्टरिस्टिक्स जो थी वो जीन्स के ज़रिए आगे उनके बच्चों के अंदर मुंतकिल हुई हैं। नेक्स्ट MCQs, आवर ब्रेन डिमांड्स द मोस्ट, यानी इन में से जो ऑप्शंस हमें दिए गए हैं इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसकी ब्रेन को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। सो द करेक्ट आंसर इज़ डी, ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है वो एक एनर्जी का यूनिट है हमारे ब्रेन के लिए, ठीक है। हमारे ब्रेन को जो एनर्जी चाहिए होती है वो इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज चाहिए होती है। सो आपको यहाँ पे ग्लूकोज का फार्मूला भी लाजमी आना चाहिए, इसको आपने नोट कर लेना है, C6H12O6, ठीक है, C6H12O6, ये ग्लूकोज का फार्मूला आपने लाजमी याद रखना है। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट टिश्यू इज़ कॉल्ड, करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन सी, हिस्टोलॉजी, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि लॉजी का वर्ड जहाँ पे भी आ जाएगा उसका मतलब यही होगा टू स्टडी। अब उस लॉजी से पहले जो टर्म दी गई है उस पर डिपेंड करता है कि किस चीज़ की स्टडी करनी है, ठीक है। हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू और लॉजी जो है उसका मतलब होता है टू स्टडी। सो हिस्टोलॉजी का मतलब होता है कि टिश्यूज़ की स्टडी करना। और साइटोलॉजी को हम देख लेते हैं। सो साइटो का मतलब होता है सेल, ठीक है। सो स्टडी ऑफ सेल्स इज़ कॉल्ड साइटोलॉजी। अब सेल की स्टडी का मतलब कि सेल की स्ट्रक्चर किस तरह की है, सेल की टाइप्स कितनी हैं, सेल फंक्शंस कौन कौन से परफॉर्म कर रहे हैं, इन सब की स्टडी जो है वो हम साइटोलॉजी में करते हैं। जेनेटिक्स को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिजियोलॉजी का मतलब होता है कि एनिमल्स जो हैं उनकी बॉडी की स्ट्रक्चर किस तरह से है, वो फंक्शन किस तरह से कर रहे हैं, यानी ह्यूमंस जो हैं उनकी बॉडी स्ट्रक्चर किस तरह से है, वो फंक्शन किस तरह से करते हैं सारे परफॉर्म। सो इनकी स्टडी जो है वो हम फिजियोलॉजी में करते हैं। फिज़िक का वर्ड हमें पता है ना, फिज़िक का मतलब होता है किसी भी चीज़ की साख्त, ठीक है। नेक्स्ट MCQs एंड मोस्ट रिपीटेड MCQs, सनलाइट टेक्स टाइम टू रीच ऑन अर्थ, यानी सूरज की जो रोशनी है वो ज़मीन पर पहुंचने में कितना टाइम लेती है। सो करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन सी, अबाउट 8 मिनट। अब इसमें हम एक और MCQs अपना क्लियर कर लेते हैं कि अगर ऑप्शन आ जाए कि जो मून की लाइट है यानी चाँद की रोशनी ज़मीन पर कितने टाइम में पहुँचती है, आपने ये भी याद रख लेना है। सो चाँद की रोशनी 1.26 सेकंड्स लेती है ज़मीन तक पहुंचने में, 1.26 सेकंड्स, इसको आपने याद रख लेना है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर मेजर्ड इन मिलीमीटर ऑफ मर्करी, यानी हमारी बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है उसको मेजर किया जाता है 120/80 mmHg। When an organism is completely eliminate from earth is known as, यानी एक ऑर्गेनिज़म है और वो ज़मीन से बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, यानी उसका एक लास्ट जानवर भी नहीं बचा, ज़मीन के अंदर कोई लास्ट स्पीशी भी नहीं बची। सो उसे हम क्या नाम देंगे, सो उसे हम कहेंगे एक्सटिंक्ट स्पीशीज़, ठीक है, यानी वो नापैद हो चुके हैं। इसकी बेस्ट एग्ज़ाम्पल है डायनासोर, ये आपने याद रख लेनी है। आपसे एग्ज़ाम्पल भी पूछी जा सकती है कि डायनासोर जो है वो कौन से स्पीशी की टाइप है, तो आपको याद होना चाहिए कि ये एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ है, ठीक है, यानी अब डायनासोर ज़मीन पे मौजूद नहीं हैं बल्कि ख़त्म हो चुके हैं। अब ऑप्शन ए को देख लेते हैं। इंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऐसी स्पीशीज़ हैं जिनको ख़तरा है, यानी जिनकी तादाद, जिनकी स्पीशीज़ जो हैं वो ज़मीन पे बहुत कम रह चुकी हैं और ये ख़तरा माना जाता है कि वो जो चंद एक जानवर उनके रह चुके हैं वो भी बहुत जल्द ख़त्म हो जाएंगे। ऐसी स्पीशीज़ को हम इंडेंजर्ड स्पीशी का नाम देते हैं। इसकी बेस्ट एग्ज़ाम्पल जो है वो है इंडस डॉल्फिन। इंडस डॉल्फिन जो है इसके बहुत कम जो हैं स्पीशीज़ वो रह चुकी हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इन्वेसिव स्पीशीज़ जो हैं ये ऐसी स्पीशीज़ होती हैं जो उस इलाके की नहीं होती बल्कि इनको किसी दूसरे इलाके से लाकर हम अपने इलाके में इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ऐसी स्पीशीज़ को इन्वेसिव स्पीशी का नाम दिया जाता है, ठीक है। यानी इसमें हम एग्ज़ाम्पल की बात करें तो यूकलिप्टस
जिसको हम सफ़ेदा के नाम से जानते हैं। सफ़ेदे का जो दरख्त है ना, वो हमारे पाकिस्तान में मौजूद तो है, लेकिन वो हमारे पाकिस्तान की स्पीशी नहीं है। इसको ऑस्ट्रेलिया से लाके पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया गया था। सो यूकलिप्टस जो है वो इन्वेसिव स्पीशी है। आपने इन्वेसिव स्पीशीज़ का दूसरे नाम भी याद रख लेने हैं, आपको पूछा जा सकता है। सो इसका इन्वेसिव स्पीशी के नाम एलियन स्पीशी भी इसको कहा जाता है, एलियन, ठीक है। एलियन स्पीशी के अलावा इसको एक्जोटिक स्पीशी का नाम भी दिया जाता है, एक्जोटिक। एक्जोटिक का मतलब ही होता है बाहर से लाई गई कोई चीज़। इसके अलावा इसका थर्ड नेम आपने याद रख लेना है, नॉन इंडिजीनियस, नॉन इंडिजीनियस, ठीक है। एक्जोटिक स्पीशीज़, इन्वेसिव स्पीशीज़, एलियन स्पीशीज़ और नॉन इंडिजीनियस स्पीशीज़, ये सारी एक ही स्पीशीज़ के नाम हैं। सो आपको डिफरेंट नेम से एक ही MCQs को पूछा जा सकता है। इंडिजीनियस स्पीशीज़ ऐसी स्पीशीज़ होती हैं जो हमारे अपने इलाके की ही स्पीशीज़ होती हैं, ठीक है। उनको कहीं बाहर से नहीं लाया जाता, बल्कि वो हमारे अपने इलाके की स्पीशीज़ होती हैं। नेचुरली वो कुदरती तौर पे ही हमारे इलाके में मौजूद होती हैं, ठीक है। इसमें एक बेस्ट एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको दूँ तो कोआला जो है ये छोटा सा एक जानवर होता है, ठीक है। और ये मौजूद होता है जी ऑस्ट्रेलिया के अंदर, यानी ये ऑस्ट्रेलिया में ही पाया जाता है। इसी वजह से इसको इंडिजीनियस स्पीशी कहा जाता है कि कोआला जो है वो ऑस्ट्रेलिया की इंडिजीनियस स्पीशी है, यानी ये कुदरती तौर पे ही वहाँ पे मौजूद है। MCQs है, विच क्रॉप रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल टू 10 फ्रॉस्ट फ्री डे एंड ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ। द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन सी, कॉटन। यानी कॉटन जो है वो एक ऐसी हमारे पास क्रॉप है जिसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है ग्रो करने के लिए, ठीक है। और सनशाइन जो है वो भी बहुत ब्राइट होनी चाहिए, फिर ही ये कॉटन जो है वो एक अच्छी तरह इसकी ग्रोथ होती है, ठीक है। इसके अलावा इसमें एक GK का क्वेश्चन पूछा जाता है कॉटन से रिलेटेड कि पाकिस्तान के लिए कॉटन की सिग्निफिकेंस क्या है। तो आपने याद रखना है कि पाकिस्तान जो है वो 6th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉटन का। पाकिस्तान जो है वो 6th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉटन का। ये आपने अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं 2 MCQs। तीसरा MCQs भी यहाँ से बन सकता है कि कॉटन जो है वो वेजिटेबल है, फ्रूट है, सीड है, या क्या चीज़ है। सो कॉटन के अंदर जो छोटे छोटे सीड्स मौजूद होते हैं ना, बीज, उनको फ्रूट कहा जाता है कि वो कॉटन के फ्रूट्स होते हैं। नेक्स्ट MCQs, विच फैक्टर इज़ अफेक्टिंग टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर। यानी एक उबलता हुआ जो पानी है, इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो उसके टेम्परेचर को इफ़ेक्ट कर सकता है। द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन बी, एयर प्रेशर। विच ऑफ द फॉलोइंग इन द आई इज़ सिमिलर टू द फ्रंट ऑफ कैमरा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड MCQs हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, रेटिना। यानी हमारी आँख का जो रेटिना है वो बिल्कुल कैमरा की स्ट्रक्चर की तरह ही है। विच वन इज़ अ कम्बस्टेबल गैस। सो इसमें कम्बस्टेबल गैस जो है वो है हाइड्रोजन। इसके अलावा यहाँ पे MCQs पूछे जाते हैं कि इन गैसेस की जो है वो कंसंट्रेशन हमने बतानी होती है एटमॉस्फेयर के अंदर। आपने यहाँ से याद कर लेने हैं, MCQs बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नाइट्रोजन जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर 78% मौजूद होती है। ऑक्सीजन जो है इसकी कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद होती है 20%। और अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर 0.04% मौजूद होती है। सबसे कम अमाउंट जो है वो होती है हाइड्रोजन की, यानी 0.00005%, ठीक है। सो इन ऑप्शंस को आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। पैकेजेस ऑफ इंजाइम्स इज़ बाउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन आर कॉल्ड। यानी इंजाइम को एक मेम्ब्रेन जो है उसने घेरा हुआ होता है, ठीक है। उनके पैकेट्स बनाए होते हैं, सो उसे हम नाम देते हैं गोल्जी बॉडी का, ठीक है। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs और मोस्ट रिपीटेड है माइटोकॉन्ड्रिया जो है, इसको हम कहते हैं जी पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया इज़ नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये एनर्जी जनरेट करती है इन द फॉर्म ऑफ ATP। ATP का आपने एब्रीवेशन याद कर लेना है, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ठीक है। इसके अलावा अगर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये हमारे पास एक नेटवर्क होता है, ठीक है। इसकी 2 टाइप्स होती हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जो रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ऊपर छोटे छोटे राइबोसोम्स मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से इसकी जो सरफेस है वो रफ़ होती है। अब रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो क्या करती है, प्रोटीन सिंथेसिस करना इसका सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है, ठीक है। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसने क्या करना होता है कि बॉडी के अंदर जितने भी लिपिड्स हैं उनके रिलेटेड जो भी मैकेनिज़्म हैं वो सारे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने करने होते हैं। लाइसोसोम क्या होता है, लाइसोसोम आप कह सकते हैं कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं उनका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। यानी बॉडी के अंदर बाहर से कोई भी अगर जरासीम्स वगैरह आ गए हैं या बॉडी के सेल मरना शुरू हो गए हैं और वो बॉडी के लिए ख़तरा बन रहे हैं, तो लाइसोसोम जो हैं ये ऐसे ऑर्गेनेल्स होती हैं जिन्होंने क्या करना होता है कि उन सारे सेल्स को ख़त्म करना होता है हमारी बॉडी के अंदर, ताकि वो कोई डिज़ीज़ काज ना कर सके। नेक्स्ट MCQ, अ स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट इज़ मेजर्ड बाय, यानी करंट की बहुत थोड़ी सी जो अमाउंट है उसको मेजर कर सकते हैं हम विद द हेल्प ऑफ गैल्वानोमीटर, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे वोल्ट मीटर के बारे में पूछा जाता है कि वोल्ट मीटर जो है उसको किस लिए यूज़ किया जाता है। तो वोल्ट मीटर जो है ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है उनका जो दो पॉइंट्स के दरमियान जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उनके डिफरेंस को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा एम मीटर जो है ये करंट की इंटेंसिटी कितनी है, यानी इंटेंसिटी ऑफ करंट जो है उसको मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं एम मीटर को। और ओहम मीटर जो है इसको हम यूज़ करते हैं रेजिस्टेंस कितनी आ रही है करंट के, जब करंट फ्लो कर रहा है तो करंट के रास्ते में रेजिस्टेंस कितनी आ रही है उसको मेजर करने के लिए ओहम मीटर यूज़ किया जाता है। और आपने इसकी रेजिस्टेंस की सिंबल याद रखनी या ओहम की सिंबल आपने याद रखनी, ये वाली सिंबल, ठीक है। इस सिंबल को हम ओहम का नाम देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मैक्सिमम कैलोरीफिक वैल्यू, यानी इनमें सबसे ज़्यादा कैलोरीज जो हैं वो किसके अंदर मौजूद होती हैं। सो इनमें लिपर्स जो है उसके अंदर सबसे ज़्यादा कैलोरी मौजूद होती हैं, यानी 1 ग्राम ऑफ लिपर्स है तो वो हमें प्रोवाइड करेगा 9 कैलोरीज़, ठीक है। 1 ग्राम ऑफ लिपर जो है वो हमें 9 कैलोरीज़ देते हैं। इसके अलावा प्रोटीन में भी 4 कैलोरीज़ मौजूद होती हैं, प्रोटीन के 1 ग्राम में, कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम में भी 4 कैलोरीज़ मौजूद होंगी। फाइबर जो है इसमें सबसे कम कैलोरीज़ मौजूद होती हैं, यानी फाइबर का 1 ग्राम हमें 2 कैलोरीज़ प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है द मोस्ट क्रूशियल स्टेप्स इन नेचुरल ग्रोथ इन द न्यूट्रिएंट साइकिल इज़, द मोस्ट क्रूशियल स्टेप्स इन नेचुरल ग्रोथ इन द न्यूट्रिएंट साइकिल इज़, करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन सी न्यूट्रिएंट साइकिल। यानी नेचर जो भी हमारी नेचुरल प्रोसेस हो रहे हैं जिसमें बारिश का होना, बादलों का बनना, पानी जो है वेस्ट पानी जो है वो बाद में साफ़ पानी में किस तरह से चेंज होता है, न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में किस तरह से चेंज होते हैं, ठीक है। ये सारे प्रोसेस जो हैं इनको हम न्यूट्रिएंट साइकिल का नाम देते हैं। इनमें क्या होता है कि एक न्यूट्रिएंट से दूसरे न्यूट्रिएंट में चेंज हो रहा होता है। सो ये सारा जो है वो एक नेचुरल प्रोसेस होता है और इसको हम डिस्कस करते हैं न्यूट्रिएंट साइकिल्स के अंदर। नेक्स्ट MCQ है द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज़ कॉल्ड एंटोमोलॉजी, यानी इंसेक्ट्स की स्टडी जो है उसको हम एंटोमोलॉजी का नाम देते हैं। इसमें हमारे पास सारे जो हशरातुल अर्ज़ जिन्हें हम कहते हैं वो आ जाते हैं, यानी हम ग्रेस होपर का नाम ले सकते हैं, हम हनी बी का नाम ले सकते हैं, इसके अलावा हम दूसरी जो फ्लाइज़ हैं उनका नाम ले सकते हैं। सारे इंसेक्ट्स की जो स्टडी है वो एंटोमोलॉजी के अंदर आती है। ज़ूलॉजी हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ज़ू का मतलब होता है एनिमल, तो और लॉगी का मतलब होता है स्टडी, ठीक है। तो ज़ूलॉजी का मतलब हुआ स्टडी ऑफ एनिमल्स। एंड ऑर्निथोलॉजी, सॉरी देयर इज़ टाइपिंग मिस्टेक, दिस इज़ ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ बर्ड्स, यानी बर्ड्स जो हैं उनकी स्टडी को हम ऑर्निथोलॉजी का नाम देते हैं। नेक्स्ट MCQ इज़ द नॉर्मल हार्ट बीट ऑफ ह्यूमन इज़, यानी ह्यूमंस जो हैं उनके हार्ट बीट की जो नॉर्मल स्पीड है 1 मिनट के अंदर वो कितनी है। सो करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन बी 70 to 80 टाइम पर मिनट, यानी 1 मिनट के अंदर हमारा जो हार्ट है वो 70 से 80 मरतबा धड़कता है, ठीक है। और इसको कार्डियक साइकिल का नाम दिया जाता है। What is the term that refer to the state of air and atmosphere at a particular time and place? The correct answer is option B weather.
इसमें हम देख लेते हैं कि वेदर जो है ये एक शॉर्ट टर्म कंडीशन होती है हमारे एटमॉस्फेयर की, ठीक है। जैसे हमारा वेदर जो है वो चेंज होता रहता है, कभी गर्मी कभी सर्दी, दिन में कभी टेम्परेचर ज़्यादा कभी टेम्परेचर कम, कभी ह्यूमिडिटी जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर ज़्यादा होती है कभी कम हो जाती है। सो ये सारी कंडीशंस जो हैं इसको हम वेदर का नाम देते हैं। क्लाइमेट जो है ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है, ठीक है। साल हाँ साल पे जो बेस कर रहा होता है उसे हम क्लाइमेट का नाम दे देते हैं। इन्वायरमेंट जो है ये क्या होता है कि हमारे जो इर्द गिर्द की सारी चीज़ें हैं उसे हम इन्वायरमेंट का नाम देते हैं, जिसमें जानदार चीज़ें भी आ जाती हैं, बेजान चीज़ें भी, जिनके लिए कल हमने एक टर्म यूज़ की थी बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट। यानी बायोटिक जो है इसमें सारी लिविंग थिंग्स आ जाती हैं और एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं इनके अंदर सारी नॉन लिविंग थिंग्स आ जाती हैं। सो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद होती हैं। एक पार्टिकुलर सा एरिया जो जिसके अंदर हम रह रहे होते हैं उसे हम इन्वायरमेंट का नाम देते हैं। ओजोन जो है, ओजोन क्या होता है कि ये हमारे पास एक हम कह सकते हैं ओजोन जो है ये हमारे पास एक लेयर होती है गैसेस की जो हमें सन की जो हार्मफुल रेडिएशन होती हैं उनसे प्रोटेक्ट कर रही होती हैं। सो यहाँ से बहुत सारे एमसीक्यूज़ बन रहे होते हैं। ओजोन जो है ये एटमॉस्फेयर की कौन सी लेयर के अंदर मौजूद होती है? सो ये स्ट्रेटोस्फेयर जो है, स्ट्रेटोस्फेयर एटमॉस्फेयर की एक लेयर है, ये उसके अंदर मौजूद होती है ओजोन लेयर, ठीक है। इसके अलावा ये हमें सन की जो हार्मफुल रेडिएशन होती है यूवी रेडिएशंस उनसे प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। क्योंकि अगर ओजोन लेयर ना होती तो सन की ये रेज़ जो हैं यूवी रेडिएशंस ये इतनी हार्मफुल हैं कि ये स्किन कैंसर जो है काज कर सकती हैं। एक और एमसीक्यूज़ जो बहुत दफ़ा आ चुके हैं एग्ज़ाम के अंदर कि सबसे पहला जो ओजोन होल था कहाँ पे डिस्कवर किया गया, तो वो अंटार्कटिक रीजन के अंदर डिस्कवर किया गया था मई 1985 के अंदर, ठीक है। ये याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है कि सबसे पहला जो ओजोन होल था वो कहाँ पे डिस्कवर हुआ था, तो वो अंटार्कटिक रीजन के अंदर मई 1985 के अंदर डिस्कवर किया गया था। व्हाट डिड रॉबर्ट बंसन इन्वेंट? रॉबर्ट बंसन जो था उसने क्या इन्वेंट किया था? सो बेसिकली उसने बंसन बर्नर जो कि लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर यूज़ हो रहा होता है इसको इन्वेंट किया था। टेलीस्कोप जो थी ये ज़कारियास जॉनसन ने इन्वेंट की थी। इसके अलावा जो माइक्रोस्कोप है ये भी ज़कारियास जॉनसन ने और साथ इनकी टीम थी उन्होंने इन्वेंट की थी। इसके अलावा सेंट्रीफ्यूज जो है इसका थोड़ा सा सुन लें। सेंट्रीफ्यूज जो है ये ऐसी मशीन होती है जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा जो मिक्सचर होते हैं उनको अलहदा किया जाता है क्योंकि उनकी डेंसिटीज़ जो हैं वो सेम नहीं होती, ठीक है। जैसे आपको बेसिक सी एग्जांपल दे देती हूँ कि मिल्क के अंदर जो क्रीम होती है यानी दूध के अंदर से जो क्रीम अलहदा की जाती है उसको सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर ही अलहदा किया जाता है और इस प्रोसेस को हम सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस का नाम देते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ मोस्ट सोलेबल इन वाटर? इनमें से कौन सा कंपोनेंट है जो वाटर के अंदर सबसे ज़्यादा सोलेबल है? द करेक्ट आंसर इज़ बी। शुगर जो है वो पानी के अंदर सबसे ज़्यादा सोलेबल होती है, ठीक है। यहाँ पे केमिस्ट्री का एक रूल लगता है जिसे हम डिज़ोल्व का नाम देते हैं, यानी एक जैसी चीज़ें ही एक जैसी चीज़ों के अंदर हल हो सकती हैं। यानी देखें अगर हम ऑयल को वाटर के अंदर हल करना चाहें, हम चाहे गर्म पानी यूज़ कर लें, ठंडा पानी यूज़ कर लें, जिस तरह की मर्ज़ी कोशिश कर लें, जो ऑयल है वो वाटर के अंदर हल नहीं होता बल्कि वो पानी के ऊपर एक लेयर बना देता है, ठीक है। इसी तरह अगर सैंड को हम पानी के अंदर हल करना चाहें तो वो भी हल नहीं होती, ठीक है, क्योंकि सैंड जो है वो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, वाटर हमारे पास लिक्विड है। सो सैंड जो है वो पानी के सरफेस के नीचे जाके बैठ जाती है, हल नहीं होती। प्लास्टिक जो है ये पानी के ऊपर तैरना शुरू कर देता है, ये भी पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं होता। सो इनमें से शुगर ही एक ऐसा कंपोनेंट है जो पानी के अंदर सॉल्युबल है। व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ लंग्स? लंग्स जो हैं उनकी कैपेसिटी कितनी है? यानी कैपेसिटी का मतलब हम यहाँ पे ले रहे हैं कि लंग्स जो हैं वो एक टाइम में अपने अंदर हवा का जो प्रेशर है वो कितना बर्दाश्त कर सकते हैं। करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन सी, 5 लीटर। यहाँ पे एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि लंग्स की डिजीज़ कौन कौन सी हैं, ठीक है। सो मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ एज़मा, जिसको एस्थमा भी लोग पढ़ते हैं, एज़मा भी पढ़ते हैं और उर्दू में इसको हम दमा कहते हैं, ठीक है। जो सांस की बीमारी जिसमें सांस उखड़ जाता है, सो ये लंग्स की बीमारी है, ठीक है। इसके अलावा एमसीक्यूज़ आता है कि लंग्स की जो लेयर है यानी
वो कौन सी बारीक सी एक तय होती है जिन्होंने लंग्स को सराउंड किया होता है, घेरा होता है, उसे हम क्या नाम देते हैं? पेल्यूरा का नाम देते हैं। ये याद रखना है आपने। पेल्यूरा जो है वो लंग्स की लेयर को कहा जाता है। द लास्ट MCQs इज़ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेसल इज़ सिंगल सेल थिकनेस, यानी इनमें से कौन सी ब्लड वेसल है जो सबसे बारीक है? सो कैपिलरीज जो हैं वो सबसे ज़्यादा बारीक होती हैं, ठीक है। आर्टरीज़ जो हैं ये सबसे ज़्यादा मोटी होती हैं। आर्टरीज़ के बाद वेन्स आ जाती हैं और वेन्स के बाद कैपिलरीज हैं, ठीक है। और वेन्यूल्स जो हैं वो बेसिकली वेन्स जब डिवाइड हो जाती हैं और मज़ीद छोटी शाखों में तब्दील हो जाती हैं, उन्हें हम वेन्यूल्स का नाम दे देते हैं, ठीक है। एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि आर्टरीज़ से आपने वर्ड याद रखना है अवे, यानी आर्टरीज़ जो हैं वो जो नॉन ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको दिल से दूर लेकर जाती हैं ताकि उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर कन्वर्ट किया जा सके। और वेंस जो हैं ये ब्लड को दिल की तरफ लेके जाती हैं, ठीक है। और कैपिलरीज़ जो हैं ये बिल्कुल छोटी छोटी सी ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। इन्होंने क्या करना होता है कि ब्लड जो है उसको पूरे जिस्म के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक टाइम पे पहुंचते रहें। और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम किसी न किसी तरीके से लोगों की, स्टूडेंट्स की हेल्प कर रहे हैं और कोई अच्छा काम करें। और हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।